चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 में क्वेश्चन में ये पिरामिड बना हुआ है जिसमें नीचे सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। अब इसमें से कौन सा वाला लेवल है जो ओमनीवोर को प्रेजेंट करता है? और ए ऑप्शन कह रहा है कि क्या सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर, बी बोलता है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी, फॉर 3 प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, और डी में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। तो ओमनीवोर में बिकॉज प्रोड्यूसर तो बनाते हैं ना, इसलिए हम उनको नहीं कंसिडर करेंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। If total energy at the trophic level of producer in an ecosystem is E, then which of the following corresponds to the energy available to the tertiary consumer? So क्योंकि 10% लॉ ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हो और टर्शरी कंज्यूमर जाके आपके 10%, 10%, 10% मीन्स प्रोड्यूसर से 10% आया प्राइमरी में, उसका अगला 10% 100 हो गया वो सेकेंडरी में, उसका अलग से 100 से 1000 हो गया टर्शरी कंज्यूमर में। सो एनर्जी आएगी 1000। ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर वन इज द रीजन। नो असर्शन में है कि प्लांट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, ये तो रॉन्ग बात है। देन asexual reproduction does not involve the production of gametes, this is correct. So इसका करेक्ट आंसर है कि A is false but R is true, so C is the correct option. Then next question है, biological magnification is the increase in concentration of certain substances in the tissues of organisms at successively higher levels in a food chain. So which of the following could the increase be a result of? Inability of environmental processes to break down the substance, high rate of excretion of substance by the organism, or low rate of internal degradation of the substance by organism. So अब हमने इसमें से चूज करना है कि ये कौन सा वाला बेस्ट है। तो इसमें हमारा आ जाता है P एंड R, क्योंकि एक तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, सेकेंडली इंटरनल डिग्रेडेशन भी नहीं हो रहा। सो P एंड R किस में है? B। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 81 में कि टू स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे भी असर्शन रीजनिंग की। असर्शन है कि ब्लड वेसल्स डू नॉट रिसीव और पास इंफॉर्मेशन टू द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि ये ब्लड वेसल जो है वो इंफॉर्मेशन को आगे पास नहीं करती हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है, ब्लड सेल्स सॉरी, वो ए ये एक तरह से फॉल्स है। देन रीजन आ रहा है कि ब्लड सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद न्यूरॉन्स, सो दैट इज करेक्ट। सो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो दिया होगा नेक्स्ट पेज में, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट्स मीन 81 जो है उसमें ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हम बात कर रहे हैं 82 की। इफ अ टॉल टी प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर्स, दैट इज कैपिटल टी और साथ में हेटेरोजाइगोट है, इज क्रॉस्ड विद अनदर पी प्लांट दैट इज शॉर्ट and white flowers, what percentage of gametes will have both alleles for short and white? सो कितने परसेंटेज है? तो इसका आप अगर शॉर्ट एंड वाइट का बना के भी देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50%। तो इसका चेकर बोर्ड बना के आप चेक कर सकते हो। तो ये सी आंसर जो है इट इज़ द करेक्ट वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि रेट सिंड्रोम, पहले आपको पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 83 और 84 है। रेट सिंड्रोम इज अ कंडीशन कॉज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम, कि एक्स क्रोमोजोम पे कोई जीन है उसका म्यूटेशन होने से रेट सिंड्रोम होता है। such that if individual carries even a check of the mutated gene, they show symptoms of the condition. So consider two cases. The father is affected, अगर फादर अफेक्टेड है तो एक्स आर वाई, बट मदर इज नॉट, तो उसकी एक्स एक्स नॉर्मल है। सेकेंड केस में फादर इज नॉट अफेक्टेड तो उसका नॉर्मल एक्स वाई है, पर मदर कैरियर है तो उस पर एक्स आर है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन्स शोइंग सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन केस 1। तो इसका भी आप चेकर बोर्ड बना के जब देखेंगे तो 83 जो है तो 0% चांस आता है। सो ए जो है ए आएगा 83 का करेक्ट आंसर।
देन 84 में है व्हाट परसेंटेज ऑफ डॉटर्स विल बी अफेक्टेड इन केस 2। सो केस 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें 50% अफेक्टेड है, सो 84 का आएगा सी आंसर। देन 85 है अ पर्सन व्यूज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम हिम, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज विल द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द आई लेंस थिकर। तो इस केस में आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट, ये तो तभी होता है ना जब ऑब्जेक्ट जो है वो आई के क्लोज में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आगे करना है 85 के बाद 86। सो 86 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रेड्स दैट हैव नॉट बीन नेचुरली सिलेक्टेड। So they were always detrimental to the life of the organism. Their frequency reduces in subsequent generations, and organisms carrying these traits cannot reproduce at all. So ये जो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर आता है ओनली वाई, कि frequency reduces in subsequent generations. So this is B option is the correct. Then 87 में है गौतम notices that Geeta wears spectacles that contain concave lens. So which of the following condition could she be suffering from? तो ये अब आपने चेक करना है कि कॉन्केव लेंस जो है वो किस केस में होता है, मायोपिया में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 88। सो 88 में है हमारे पास कि in their natural habitats and in normal condition in which of the following organisms does the offspring exhibit genetic differences from their parents? Cyanobacteria, amoeba, planaria, ant। तो इसमें आ जाता है आंसर डी ant। then 89 में है two statements are given below, one labeled assertion and one reason। assertion में है an organism with 24 chromosomes undergoes binary fission to give rise to daughter cells with 12 chromosome each, और binary fission give rise to 2 identical daughter cells। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है हमारा? 89 में आंसर आता है डी कि ए इज फॉल्स। जब आप बोल रहे हो कि ऑर्गेनिज्म में 24 क्रोमोसोम है और बाइनरी फिशन से ईच डॉटर सेल विद 12 क्रोमोसोम ईच, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि बाइनरी फिशन डज नॉट, बाइनरी फिशन जो है वो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है देखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस हेल्प इन एन फोकसिंग ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जब हम क्वेश्चन 90 करते हैं तो इसमें कौन कौन से बताए हैं? प्यूपिल डायलेशन, थिकनिंग ऑफ द आई लेंस, रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल। सो 90 का करेक्ट आंसर रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल सी है। Then 91 में certain class of herbicides does not allow pollen tube formation. Which of the following processes does it inhibit? So कौन सी प्रोसेस है जो कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है? सो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर आ जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद फिर से आपको डायग्राम दिया गया है जो हमने पहले भी किया था कि लीफ मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में और लीफ मॉडिफाई होता है स्पाइन में। लीफ इन पी हो या स्पाइन इन कुकरबिट्स हो तो वो टेंड्रिल्स के बराबर होते हैं जो पी के है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में हमारे पास है क्वेश्चन कि स्वीट पोटैटो इज द रूट दैट स्टोर्स फूड एंड पोटैटो इज द स्टेम दैट स्टोर्स फूड। सो विच डायग्राम्स आर एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू दैट इज ओनली क्यू। ये हमने पहले किया था तब ओनली पी था, इस केस में ओनली क्यू आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इमेज पी प्लांट क्लाइंबर की है जिसमें टेंड्रिल्स नजर आ रहे हैं उसकी टिप पे। सो इसमें क्वेश्चन है व्हेन आर टेंड्रिल्स लाइकली टू ग्रो रैपिडली। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि एक तो है कि व्हेन द प्लांट इज केप्ट वार्म, व्हेन द प्लांट इज वेल वाटर्ड, when the tendril is exposed to light, when the tendril is in contact with the surface। so obvious सी बात है जब tendril surface के contact में आता है, so D is the correct option। 94 क्वेश्चन में है pneumatophores are special type of root found in mangrove trees। they help the trees by absorbing oxygen needed for the process of respiration in the roots। so choose the statements that are true about the movement exhibited by pneumatophore। सो न्यूमेटोफोर रूट्स रेस्पिरेटरी रूट्स भी कही जाती है। तो या तो दे शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है, जो हम 94 की बात कर रहे हैं। देन
they show positive phototropism and they show positive geotropism. बात है कि रूट्स नीचे को ग्रो करती है तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आएगा, तो इसका आंसर आएगा 94 का ओनली पी ए। देन 95 वाला क्वेश्चन है, उसमें है कि आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो उसमें है आएगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, क्योंकि ये केमिकल जो ट्रोपिज्म उसकी एग्जाम्पल भी रहती है ये। ओके, सो 95 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए। 96 में है पर्सन एक्स मेट विद एन एक्सीडेंट, इंजर्ड अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड ड्यू टू इंजरी। सो इंजरी से कौन सा फंक्शन जो है, जब इंजर्ड पार्ट हाइंड ब्रेन का हो तो अफेक्ट होगा। तो हाइंड ब्रेन का फंक्शन देखेंगे अगर हम, तो वो उनका बैलेंसिंग का है, तो इसमें बी आंसर करेक्ट है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देन अभी आते हैं हम 97th क्वेश्चन पे। सो 97th में है कि a plant X is placed in a closed box and is left unwatered for 15 days. Identify the plant hormone that is most likely to be related, that the reason for it. तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 97 में, और आपको पता ही है कि रिटार्डेशन के लिए कौन सा होता है, जब अनवांटेड, जब भी वाटर्ड कंडीशंस है तो एब्सिसिक एसिड होता है। सो ऑक्सीजन्स जो होते हैं मेनली एब्सेंस ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, साइटोकिनिन्स ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट आंसर विच इज इन रिस्पॉन्स टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। देन फिर से क्वेश्चन नंबर 98 पे आए। देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, these are 3 major categories of carbohydrate, fats, proteins apart from vitamin, mineral and roughage. Now digestion of nutrient are happens in the stomach, identify R। सो पहले तो आप बताएं कि R क्या है जिसकी डाइजेशन जो है न्यूट्रिएंट की स्टमक में होती है, तो वो होगा पेप्सिन होता है, तो वो प्रोटीन है। कंसिडर फैट ऑयल फ्रॉम योर डाइट एज लार्ज ग्लोब्यूल्स इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेम द रिएक्शन दैट कैन हेल्प इन मेकिंग देयर ईजियर टू एब्जॉर्ब। जब बात आ जाती है फैट एंड ऑयल को, उसके ब्रेकेज को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। What is the difference in the kind of medium required for digestive enzyme in the stomach and the small intestine to work? अब स्टमक क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 99। इन a population of 10,000 ladybugs spread over the entire country, there are 7,500 red colored with black spots, 1,200 purple colored with black spots, and remaining are white colored with black spots. So which colored ladybugs have an evolutionary advantage and why? तो इसमें आप देखें 99 वाला है, उसमें क्या है कि जो रेड कलर्ड लेडी बग्स होते हैं दे हैव एवोल्यूशनरी एडवांटेज, क्योंकि क्या होगा कि दे आर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट नंबर थ्रू आउट द कंट्री, सो दैट इज द बेसिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 100 पे आप हम पहुंच गए हैं। बिंदु नाउ वांट्स टू ट्राई प्रोड्यूसिंग अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पंपकिन्स फ्रॉम 2 वेराइटीज ऑफ पी एंड क्यू। पंपकिन प्लांट्स हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर with both male and female flowers on all the plants. So there is slight variation in the procedure as described below. She does not remove any part from the pumpkin flower. She wants to pollinate. Okay. Then इसके next उसमें बोला गया, however she still ties small plastic bags around the manually pollinated. Why Bindu does not remove any part from the flowers to be pollinated? अब आपको अभी इसके बारे में बताया भी है कि वो यूनिसेक्सुअल है। जब वो यूनिसेक्सुअल है, so she does not remove any part from the flower because the female pumpkin flower do not have any male part, यूनिसेक्सुअल होने की वजह से। देन सेकंड था उसमें कि वाई बिंदु डज नॉट रिमूव एनी पार्ट, देन बट स्टिल टाइज स्मॉल प्लास्टिक बैग्स आफ्टर पॉलिनेशन। तो उसने ऐसे क्यों बांध रखा था कि ताकि कोई अदर मेल फ्लावर जो है उसका पोलन जो है वो इस स्टिग्मा पे ना पहुंच जाए। सो दिस वाज द रीजन। Question number 101. Read the two statements. Adrenaline is also called the flight or fight hormone, or adrenaline affects heart to increase heart rate for optimum delivery of oxygen to muscle. Does statement Q offer a valid explanation for statement P? Justify your answer. Yes, it does. क्योंकि क्या होता है कि adrenaline is to prepare the muscle
of a body for a fight and escape response. Then next question आ जाता है हमारे पास 102. Human systems work in coordination with each other. Prateek spent an hour in the swimming pool and found himself breathing heavily. अब इसमें हमने बताना है, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे 102 में कि नेम द सिस्टम दैट हेल्प हिज बॉडी रीगेन नॉर्मलसी. तो दोनों चीजें, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. systems that help the system mentioned in A1 to function. सो इन दोनों को फंक्शन करने के लिए, सर्कुलेटरी ताकि ठीक फंक्शन करे और रेस्पिरेटरी, कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑब्वियस सी बात है, नर्वस सिस्टम. Then what can happen to the composition of Pratik's blood if the system mentioned in first part does not respond properly? तो उसमें क्या होगा अगर रेस्पिरेशन सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं करेगा तो उसकी बॉडी में क्या होगा? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. ठीक, अब आए क्वेश्चन नंबर 103 में. तो 103 में वेसेक्टमी बताई है, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है मेल्स में, जहाँ पे वेस्ट डेफरेंसिया को सील कर दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म यूरेथ्रा से, टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूरेथ्रा. तो डायग्राम में PQRST ये पार्ट्स बताए गए हुए हैं. अब इसमें है लेबल्ड पार्ट जो है, आपने इनको लेबल करना है. सो जिसमें बेसिकली क्यू क्या है, वो फेलोपियन ट्यूब है और उसका फंक्शन क्या है फेलोपियन ट्यूब का? फेलोपियन ट्यूब क्या करती है? एक्ट्स एज फर्टिलाइजेशन प्लेस फॉर द एग एंड स्पर्म. फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है. और देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, पी पार्ट उसने पूछा था ना, देन इनको आप मार्क कर देंगे. क्यू फेलोपियन ट्यूब है, पी जो है ओवरी वाला पार्ट है, आर उसका यूट्रस है, एस और में वेजाइन सर्विक्स एंड वेजाइना पार्ट है. नो आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ट्यूबिकटोमी में जो फीमेल स्टेटेड फंक्शन. तो क्योंकि उसने सारे नहीं पूछे, ये पूछा है कि ट्यूबिकटोमी में कौन सा पार्ट आता है, इसीलिए हम ओविडक्ट का ही बताएंगे. Then Kavya says that if part R is removed, the female would not be able to reproduce egg. Is it correct? No, she is not correct because eggs are produced in the ovary which are intact and the uterus does not. और जो R है वो uterus represent कर रहा, उसका egg producing में कोई भी रोल नहीं होता. Then question number 104. 104 में बोला गया है कि a new sugarcane plant is genetically the same as parent plant, but a child of human parent is genetically not the same as its parents. Why? अब आप ह्यूमन और शुगर केन को रिलेट नहीं कर सकते. शुगर केन प्लांट जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनता है, जो कि एक मेथड है जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वहाँ पे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स. ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे जो है उसमें जीन्स ट्रांसफर होते हैं दोनों पेरेंट्स से. Okay, then question number 15, 105. Cyanobacteria, also known as blue-green algae, are a group of photosynthetic bacteria that can fix atmospheric nitrogen and thrive in diverse habitat. Okay, और then next है, they have the ability to produce large amount of biomass and accumulate lipids suitable for biofuel production. शोन बिलो. सो अभी हमने क्या किया कि सियानोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है. एक तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दूसरा वो लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस करता है, जो कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन में उनको लिपिड्स वगैरह एक्यूमुलेट करके वो यूज होते हैं. दो बॉक्सेस दिखाए हैं, एक्स एंड वाई है, और उसमें क्या किया है, कंटेनर्स विद वाटर दैट कंटेन सियानोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन बोथ द बॉक्सेस. Ideally, how should the samples of water with cyanobacteria be kept in order to get products that can be used for maximum production of biofuels? तो कैसे हमें वो सैंपल रखना है ये बताना है. ये तो उसमें है कि सियानोबैक्टीरिया इन बॉक्स X जो है दे आर लाइकली टू गेट बेटर ग्रोथ. क्यों? क्योंकि इधर सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं ना, उनको सनलाइट की चाहिए होती है, तो उधर X जो है उसमें सन ओपनिंग से सनलाइट आ रही है. सेकेंड पार्ट उसमें है, इन विच ऑफ द बॉक्सेस इज सियानोबैक्टीरिया लाइकली टू हैव बेटर ग्रोथ एंड वाई. सो उसमें भी ये है कि द कंटेनर शुड बी केप्ट इन ओपन.
तो अगर ओपन में रखा जाएगा कंटेनर एंड देयर इज मैक्सिमम एक्सपोजर टू सनलाइट तो वो बेटर ग्रो कर पाएंगे. Question number 106. Hormones in animals are secreted in specific quantities by glands in the body. The secretion of these hormones is also regulated by the body. So the table में before eating बताया है कि glucose levels जो है 80 to 100 है. आफ्टर ईटिंग अगर 170 to 200 है तो राम का ब्लड ग्लूकोज लेवल 275. नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज टू रेगुलेट दिस ग्लूकोज. ये आपको पता ही है कि कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज के लिए, वो पैंक्रियाज तब कौन सा रिलीज करती है, इंसुलिन. अब है एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन नेम्ड इन द आंसर इन 2 पॉइंट्स. भी इंसुलिन कैसे करता है कि when the level of glucose is stabilized, cells of the pancreas regulate production of insulin and reduce insulin production through a feedback mechanism. अब जब जरूरत नहीं होती तब इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देते हैं और जब ज़्यादा होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है पैंक्रियाज वो उसको रेगुलेट करता है. अब है क्वेश्चन नंबर 107. द स्टिमुलस ऑफ टच ट्रिगर्स डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन डिफरेंट प्लांट्स. मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट जैसा होता है. ऐसे ही एक ब्लू पी प्लांट इज केप्ट इन वेल लिट एरिया. शूट टिप कर्ल्स अराउंड द सपोर्ट वाइल ग्रोइंग. अब क्या था, जबकि आपने उसको सनलाइट में भी रखा था लेकिन वो जब ग्रो हो रहा था तो उसका शूट टिप कर्ल हो गया. सो पहला पार्ट है द कर्लिंग ऑफ द शूट टिप इज रिस्पॉन्स टू टच नॉट सनलाइट. डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ जो है उसके लिए कि एक ब्लू पी प्लांट लो और कीप अ ब्लू पी प्लांट विद अ स्टिक इन द डार्क एंड अनदर वन विद अ स्टिक इन द सनलाइट. कीप अनदर ब्लू पी प्लांट विदाउट अ स्टिक इन द dark and another one without a stick in the sunlight. ओके सो ऐसे करके आप जब देखेंगे तो वो ऐसे, अगर स्टिक से ये पता चलता है ना कि वो उसके राउंड, वो टच के राउंड वो रैप अप होता है कि नहीं. देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द स्टेप्स बाय विच वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स. उसमें भी क्या होता है कि फ्लाई पहले इट सिट्स ऑन द लीफ, इट ट्रिगर्स और स्टिमुलेट्स द हेयर इन रिस्पॉन्स टू दिस लीफ ट्रैप्स शट और वो उसके नीचे गिर जाता है. देन क्वेश्चन नंबर आया नेक्स्ट हमारा 108. इसमें नीतू एंड रिया वेंट फॉर अ रूटीन हेल्थ चेकअप. द डॉक्टर टैप्ड द पेटेलर टेंडन that is below the kneecap. Neetu showed a knee jerk reaction but Riya didn't show any reaction. So what does the lack of reaction in Riya indicate? So lack of reaction में क्या था, that is in response to tapping of the patellar tendon indicates possible damage हो सकता है central nervous system को और neurological problem हो सकती है. Now B part में if Riya sees a sharp object and does not step on it, what kind of action is it? Describe the neural path followed for this action. So the neural path क्या होता है इसमें voluntary action में? Signal from eyes pass to the brain, from brain message move away by the motor nerve to the legs effector organ. C में है write 2 points explaining the neural pathway followed for the knee jerk reaction in Neetu. तो ये है कि टैपिंग जब होती है वो इंडिकेट करती है न्यूरल सिग्नल को जो ट्रांसमिट होता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड और फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड द सिग्नल टू स्ट्रेच द लेग इज पास फ्रॉम मोटर न्यूरॉन टू द लेग मसल. देन है क्वेश्चन नंबर 109. सो 109 में पूछा गया है कि देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन रिया एंड लीपा. रिया द स्काई अपीयर्स ब्लू एज ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट एंड लीपा कह रही है कि द स्काई इज स्काई इज ब्लू बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लू ऑफ द सीज एंड ओशंस. तो हु इज करेक्ट इन दिस? तो इसमें क्वेश्चन में रिया करेक्ट है क्योंकि स्काई अपीयर्स ब्लू एज ब्लू लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट और स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके देन आता है क्वेश्चन नंबर 110. Rupa conducts an experiment with light. She notices that when light rays fall on the surface of certain object, the light rays change direction. When the light leaves the object from another surface, the light rays bend again. So what could be the object that Rupa used to conduct the experiment? So कौन सा हो सकता है? तो इसमें आएगा कि रूपा ने कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज किया है विच कुड बी मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. देन बी पार्ट में व्हाई डज द लाइट बेंड ट्वाइस, क्यों 2 बार वो कर रही है बेंड, कोई 2 पॉइंट बताएं. तो लाइट गोज थ्रू 2 रिफ्रैक्शंस इन द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन क्या है कि एयर ग्लास इंटरफेस है
व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। और सेकंड वन में क्या है, एयर ग्लास इंटरफेस, दैट इज सेकंड वन, सो फर्स्ट वाले में है एयर से ग्लास इंटरफेस, सेकंड वन में है ग्लास से एयर इंटरफेस, when the ray of light emerges out of the object. So that happen because light has traveled from an optically denser medium to optically rarer medium. So इस तरह से हमने 110 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 111 क्वेश्चन में। टीना वॉज स्टार गेजिंग, शी ऑब्जर्व्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स P and Q, they were visible brightly in the night sky, she concluded that one was a star, other was a planet. So what could she have observed to arrive in her conclusion? One of the celestial objects was twinkling while the other was not. So अगर twinkling है तो you know that it is star. Then B, if these celestial objects P and Q were to be observed from the moon, would Tina be able to distinguish them star or planet? Why or why not? If the celestial objects were to be observed from moon, Tina would not be able to distinguish them. Since क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि there is no atmosphere on the moon or stars would not appear to twinkle. Clear? देन आगे हम 112 नंबर पे। नीला looked at the object X that was kept near her. She could see it clearly. She then looked at object Y which was kept farther away. She could see object Y also clearly. Which part of the eye enables a person to see clearly both objects that are near and those that are far away? Why? और इसका पार्ट का जवाब ये है कि द लेंस ऑफ द आई, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ. देन डिस्क्राइब द आई चेंजेस दैट एनेबल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन क्लियरली. व्हेन वी आर लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लोजर, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. सो उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है और आई लेंस देन बिकम्स थिकर. So the focal length of the eye lens decreases and this enables us to see nearby objects clearly. Then इसका C पार्ट में पूछा गया है the eye changes that enable far away object to seen. तो उसमें क्या होगा, curvature of the eye lens can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of eye lens will change the focal length. So when the muscles are relaxed, lens becomes thin and focal length increases. इससे हम distance के जो objects होते हैं उनको clearly देख पाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 113 में आगे आप देखोगे द फिगर्स P and Q शो द रेट ऑफ हार्ट एट द स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल की जो दिखा रखी है फिगर P और फिगर Q में आपको आइडेंटिफाई करना है ब्लड प्रेशर वैल्यूज दैट विल बी ऑब्टेन्ड एट द स्टेजेस ऑफ हार्ट शोन इन द फिगर P and Q फॉर ए नॉर्मल पर्सन एट रेस्ट. तो फिगर P में देखो उसमें 120 है और फिगर Q में है 80. 114 क्वेश्चन में है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फूड इज मूव्ड फॉरवर्ड बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स लाइनिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. लिस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन विच कहाँ पेरिस्टाल्सिस होता है. देखो फेरेंक्स में होता है जब मूवमेंट दिखा रहे हैं, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस में. Then 115 question है. In most adults, the left atrium is separated from right by septum to prevent oxygen-rich blood in the left atrium from mixing with the blood containing higher amount of CO2 in the right atrium. The patent foramen ovale is a hole in the septum separating the left and right atria of the heart. This hole exists in everyone before birth, but most often closes shortly after a baby is born. Explain why the hole in the septum separating the atria does not cause problems in the baby before it is born. तो उस टाइम बाद में जी अगर होल रह जाता तो हम कहते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक है. A baby does not use its lungs when it is growing in the womb. So the hole in the septum does not cause problems in an unborn infant as the developing embryo gets nutrition and oxygen from mother's blood through placenta and umbilical cord. देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 116. उसमें आपको डायग्रामेटिकली XYZ 3 ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं. उनमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑर्गेनिज्म इज अ फिश, उसका रीजन आपने बताना. फिर आइडेंटिफाई करना है द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट और डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. सो इसमें क्वेश्चन नंबर A जो है इसमें ऑर्गेनिज्म X जो है
इट इज एक्चुअली शोइंग फिश। क्यों? क्योंकि फिश के अंदर हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, तो इसमें एक्स के अंदर हार्ट क्या है, वो 2 चेम्बर्ड है। फिशेज द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल, एक बार ही मूव करता है उसके अंदर। बी जो है आपका, इसमें फिर हमने उसने बोला आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, किसको एनर्जी नहीं चाहिए होती टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एक एक्स को नहीं चाहिए है ना, और उसके बाद वाई को भी नहीं चाहिए है, दोनों को, एक्स और वाई ऑर्गेनिज्म को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117। तो 117 में आप देखें कि दो पिक्चर्स दिखाई हैं, ट्रोपिज्म है, पी प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट है, और जो क्यू है उसमें प्लांट ट्वाइनिंग अराउंड अ पोल है। So based on the picture, what is true about growth rate of the plant cells on the side way from the stimulus as compared to growth rate of the plant cells on the side towards the stimulus? So इसमें 117 में the cells on the side away from stimulus grows faster than the cells on the side of twist. जो away from stimulus होता है वो तेजी से बढ़ता है। पिक्चर में अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या है कि काउ है लुकिंग फॉर फूड इन द गार्बेज। वेरी ऑफन वाइल ईटिंग सम फूड द एनिमल ऑल्सो स्वेलोज प्लास्टिक। प्लास्टिक दैट द एनिमल स्वेलोज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, accumulates in the stomach, eventually leads to starvation as there is less and less space for real food. So given reason for plastic remaining undigested, क्यों undigested रह जाता है? क्योंकि cows जो होते हैं they do not produce the enzyme which is required to break down and digest the plastic material, sorry. Then 119 question है, in the food chain given below which position would be a vulture occupy and justify your answer? जिसमें हमने बता रखा है प्लांट्स, रैबिट्स, वाइल्ड कैट और लॉइन। अ वल्चर वुड ऑक्यूपाई अ पोजीशन आफ्टर द लॉइन, क्योंकि वल्चर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120। सो 120 में अगर आप देखते हैं तो इसमें कॉर्न है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग, कैट, फॉक्स, वॉल्फ एंड बियर है। इन सच अ फूड चेन लाइकली टू एग्जिस्ट इन द नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 120 जो दिया है, ऐसा फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन ये है कि इसमें टू मेनी ट्रॉफिक लेवल्स है और हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% लॉस ऑफ एनर्जी है, सो देयर विल नॉट बी इनफ एनर्जी अवेलेबल एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। देन क्वेश्चन आ जाता है 121, प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। यस, 121 जो है वो ट्रू है। प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पायर कंटिन्यूसली एंड दे गिव आउट द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम। देन क्वेश्चन है आता है 122, स्टेट what is required for 2 or more food chains to form a food web? So food web बनाने के लिए क्या चाहिए? There must have an organism which is eaten by 2 or more अदर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तब वो फूड वेब में चेंज हो जाता है। 123 में है कि रमन्स मदर मूव्ड हर लेग इमीडिएटली एज शी सॉ दैट शी वाज अबाउट टू स्टेप ऑन रमन्स टॉय। Netra says this action is a reflex action as it was a quick action, whereas Kabir says it is reflex action because it was involuntary. तो is either of them correct? Justify. सो इसमें क्या है, नीदर ऑफ देम इज करेक्ट, द एक्शन वॉज वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का तो कहा ही नहीं, जैसे ही उसने टॉय को देखा तो उसने रिएक्ट किया। सो इसमें क्या है, दिस इज वॉलेंट्री एक्शन। क्वेश्चन नंबर 124, a scientist wanted to determine whether it is a tall pea plant X was capital TT or small tt. To do this he crossed two plants, one with pea plant known to carry capital TT traits, one with small tt. Considering X could be capital TT or capital T small t, what ratio would he obtain in both the crosses? Based on the ratios obtained in cross with parent 1 and 2 would help in identifying whether X was capital TT or small capital T small t. इसमें सिंपल है, आपको उसमें चेकर बोर्ड बना लेना है और चेकर बोर्ड में आपके पास ऑल टी प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। और अगर x कैपिटल टी टी है और अगर x कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उस केस में भी ऑल टी प्लांट्स आते हैं। फिर हम इनको आपस में जब क्रॉस करते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी को, तब भी ऑल टी टॉल आते हैं। फिर अगर स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करते हैं तो 1:1 रेशो आती है। सो ये सारी जो रेशोज हैं इट वुड बी हेल्पफुल इन द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड वर डिफरेंट फॉर कैपिटल टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, वेयर
whereas in case of capital TT with capital T small t, it was possible to determine whether X is homozygous for tallness or heterozygous. Okay. Then question number 125 में है कि genetic drift can greatly increase variation in a population. Is this statement true? तो genetic drift, yes, is can greatly increase variation in the population. This statement is true. कैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नहीं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉजेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज विच कैन रिजल्ट इन वाइपिंग आउट ऑफ सम ऑफ द वेरिएंट्स कंप्लीटली. क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट ने तो पूरी तरह से कोई ना कोई स्पीशीज या वो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली वेरिएंट को वाइप आउट कर देना है, जिससे वेरिएशन उल्टा पॉपुलेशन में डिक्रीज हो जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 126 में है, गिव वन रीजन वाई जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट द सेम एज नेचुरल सिलेक्शन. जेनेटिक ड्रिफ्ट एक चांस इवेंट होता है जो कि दैट डज नॉट डिपेंड ऑन ट्रेट्स सुटेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट विच ड्राइव्स नेचुरल सिलेक्शन. सो नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सुटेबिलिटी. सो 127 क्वेश्चन में है, बिफोर डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन another theory existed that postulated the physical changes that occurred in an organism through its lifetime could be transmitted to its offspring. So uses one example explain why this theory cannot be true. So 127 में humans जो होते हैं कहते हैं कि अगर with amputed legs है, they give birth to children with properly formed limbs. So this theory talks about inheritance of non-genetic characteristics which do not affect the genetic makeup of the organism. Question number 128 में है कि one parent suffered from disease which was then seen only in the male children of subsequent generation, not seen in the female. Is this genetic disorder likely to be linked to sex chromosome of individual or not? So 128 में है yes, linked to sex chromosome, or if it was not linked to Y chromosome, it would be seen in the daughters as well. Then 129 है justify the following statements. A है कि organisms that originate from common ancestor may look very different from each other. ठीक है. और बी क्या कह रहा है कि organisms that have similar looking structures may not necessarily come from a common ancestor. तो हमारा इसका रिप्लाई ये है कि ओवर टाइम म्यूटेशंस और वेरिएशंस दे कॉज ऑर्गेनिज्म कमिंग फ्रॉम सेम एंसेस्टर टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. इसलिए वो धीरे धीरे जो नए ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नज़र आने शुरू हो जाते हैं. और सेकेंडली इट इज़ पॉसिबल फॉर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म टू हैव सिमिलर लुकिंग ऑर्गन स्पेशली व्हेन दे लिव इन सिमिलर एनवायरनमेंट और अगर सिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर हो जाता है. देन 130 के ए पार्ट में है कि केतकी थिंग्स that the fresh dialysing fluid that enters the dialysis machine is rich in urea. Is it correct? Why or why not? No, she is not correct. During dialysis, nitrogenous waste like urea leave the blood and enter the dialysing fluid by diffusion due to concentration difference. So urea cannot be present in the fluid, otherwise urea from the blood will not get excreted into the dialysing fluid. Explain why does reabsorption not taking place in 2 points. क्योंकि दोनों ही जो है वो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री होते हैं. क्वेश्चन जो है आपका हमने अभी 130 बताया था ना कि यूरिनेशन क्या है, यूरिनेशन क्या है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ये दोनों ही है. देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 131. In diabetic patients with high blood glucose level, urine sample also consists of high level of glucose. This is mainly because in the nephron, glucose is not reabsorbed back into the blood. Explain why does reabsorption does not take place. Reabsorption जो है it's a in the nephron is a process mainly driven by osmosis. So when some of the glucose from blood is filtered in the urine does not get reabsorbed as concentration of glucose is readily high in blood, so there is little or no concentration gradient causing glucose to be retained in the urine. Then 132 में है कि in the respiration glucose is broken down into 3 carbon molecule called pyruvate in the cytoplasm of cell. Is this particular process aerobic or anaerobic? So जो pyruvate formation होता है वो anaerobic होता है. This step occurs in all organisms, even those which respire anaerobically. So this process is likely to be anaerobic. So 133 में एक ग्राफ आपको दिखाया गया है जिसमें hours of the day during which a plant absorbs carbon dioxide.
In what kind of weather condition is this plant likely to be growing? Give a reason. और when photosynthesis likely to happen in such plants? So ये जो graphically हमें दिखाया है इसमें कि both P and R will bear fruits. So प्लांट पी हैज़ मेरे ख्याल से मैंने हाँ नहीं क्वेश्चन कौन सा था 134 सॉरी। सो 133 का आंसर है कि ड्राई और एरिड कंडीशंस और डेजर्ट्स में है क्योंकि गैस एक्सचेंज इज नॉट हैपनिंग इन द डे सो स्टोमेटा इज लाइकली टू बी क्लोज्ड विच इज कॉमन इन द ड्राई कंडीशंस और इट इज पॉसिबल और उनकी फोटोसिंथेसिस कब होती है इन प्लांट्स में इन द डे टाइम। 134 में है कि ये वॉलनट प्लांट belong to a category of plants where the male and female flowers grow separately on the same plant. Scientists took 3 plants PQR. He removed the male flowers from the plant P and female flowers from plant Q. Plant R he left as it is with both flowers on the same plant. He kept all 3 plants in the open space. Will any of these plants bear fruits? तो जो प्लांट पी और आर है उसमें तो फ्रूट्स आएंगे क्योंकि जो प्लांट पी है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि रिसीव करेगा पोलन और फर्टिलाइजेशन होंगे और प्लांट आर जो है इट हैज़ बोथ सेक्सेस ऑन द सेम प्लांट तो वहाँ पे भी दैट इज फैसिलिटेटिंग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देन आया क्वेश्चन नंबर 135। कंसिडर अ वीमेन सफरिंग फ्रॉम डिजीज दैट इज नॉट लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम। A geneticist wanted to know the likelihood of the disease passing on to future generations. Then to identify this, it was important to identify if the disease is caused by dominant allele or recessive. The geneticist made a chart of the appearance of this disease in the family members related to the women. तो इसमें आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस इन द फैमिली हिस्ट्री दैट विल हेल्प द जेनेटिसिस्ट आइडेंटिफाई द डिजीज इज कॉज्ड बाय डोमिनेंट trait. So इसमें है कि at least one parent of the female will also have the disease. Other than her, some of the siblings would also have the disease. In each generation, one or more individual will have the disease. So क्वेश्चन नंबर 136 है कि ये टेरेरियम है, इसमें सॉइल है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, ग्लास कंटेनर में जो कि वाटर किया जाता है, सील है, सॉइल गिव्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द जार कंटेनर और कैन दिस टेरेरियम बी कॉल्ड एन इकोसिस्टम और लिस्ट द बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। yes terrarium can be called because all the components they are interacting with each other so इसको ecosystem कहा जा सकता है और बायोटिक कंपोनेंट इसमें प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं, एबायोटिक में सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर ये सब होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 137 में है न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इज जनरली मच फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो उसका है कि यस वो फास्टर होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होती है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं। वेयर एज केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है, स्लोअर हार्मोनल डिफ्यूजन्स होते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। देन यहाँ पे एक जर्मिनेटिंग सीड की पिक दे रखी है। What is the environmental stimulus required for the seed to develop roots downwards and shoots upwards? Name the respective phenomenon. तो यहाँ पे जब roots जो हैं वो downward होती हैं तो वो positive geotropism कहते हैं, अगर वो upward होती हैं तो और सनलाइट स्टिमुलस है तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। बी में है कि व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो कैन बी ऑल्टर्ड इन फिगर X to observe the condition of root growth as observed in the figure Y। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ X और Y फिगर यहाँ पे है। Name the tropic movement that occurs when pollen tube grows towards। So B जो है B में है कि environmental factor can be altered is adding a source of water and nutrients towards one side of the root। और जो chemicals के लिए होता है वो chemotropism हम कहते हैं उसको। देन क्वेश्चन नंबर 139 में व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम होता है सेल ग्रोथ कराना या फिर सेल इलोंगेशन करवाना। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉर द शूट टिप टू बेंड टुवर्ड अ साइड एज गिवन इन द इमेज बिलो। सो बी जो है इसमें लाइट सोर्स जो होगा शुड बी साइड एक्स फॉर द शूट टिप टू बेंड, दो साइड एक्स बेंड कर रहा है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन बेंडिंग ऑफ शूट टिप ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ लाइट। सो व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट देन प्लांट हार्मोन ऑक्सिन gets diffused towards the side of the shoot that is away from the sunlight. So the concentration of auxin stimulate the growth and elongation on the side of the shoot away from the light. Then question number 140 जो है
इसमें थायराइड हार्मोन के बारे में बताया गया है दैट कंट्रोल्स बॉडीज मेटाबॉलिज्म। टू मेन हार्मोन होते हैं थायराइड के, थायरॉक्सिन और T4 और T3 होता है जो कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन बनाता है। जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है थायराइड को ताकि वे ये हार्मोन रिलीज करे। राम लिव्स इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द हिमालयन विलेज। ही विजिटेड द डॉक्टर विद सिम्टम्स ऑफ tightness in the throat and hot voice. The doctor asked for a thyroid profile and blood sugar level. तो अब उसने उसकी ये टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं और उसके बाद जब ये टेस्ट की रिपोर्ट्स आई उनकी तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट कुड बी द डेफिशिएंसी डिजीज राम मे बी सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेट टू रीजंस व्हाई द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ थायराइड टेस्ट। सो अब इसमें है कि डेफिशिएंसी डिजीज ग्वाइटर है और उसमें T3 T4 लेवल जो राम के है वो लेस देन द नॉर्मल रेंज है, TSH हाई है और द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ राम की है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लो लेवल ऑफ आयोडीन होगा उसके फूड में और इसीलिए उसको जो सिम्टम्स हैं वो आयोडीन डेफिशिएंसी के हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 141 में राघव वॉज वॉचिंग निया एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। निया वॉज प्रैक्टिसिंग बॉक्सिंग एज हर ओपोनेंट swung an arm. Nia blinked her eyes and ducked down. Nia retaliated with a punch, and Raghav said that the blinking of eye and ducking down are both reflex action. Is he correct? तो इसमें क्या है कि ब्लिंकिंग ऑफ आई इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज इनवॉलेंट्री एक्शन दैट हैपन्स विद और विदाउट स्टिमुलस। सो अगर निया डक डाउन हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। देन एक्सप्लेन द नर्वस प्रोसेस इन्वॉल्व इन नियाज रिटेलिएशन विद अ पंच इन 2 points। सो उसमें है कि नियाज ब्रेन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम आई थ्रू सेंसरी नर्व्स एंड द ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल, देन ब्रेन सेंड दिस सिग्नल टू द हैंड थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू पंच बैक। Then last question है 142. Raj is blindfolded. He is made to taste the food without seeing it. He concludes that the food is burnt. So what specific component of the tongue helped him conclude the taste of the food? तो taste buds होते हैं जिनको हम बोलते हैं gustatory receptors on the tongue help us to identify the taste of the food. B part में if the food was crunchy, which part of the brain would help to recognize the texture of the food? तो उसमें है forebrain जो है उसका स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ हियरिंग होता है टेस्टिंग का। सो क्रंच जो है वो हर्ड हुआ है, दिस प्रोसेस इज प्रोसेस्ड बाय द फोर ब्रेन। सो बच्चों मैं अपनी तरफ से जितना आपको रिवाइज करवा सकती थी और मैं बता दूं आपको फिर से कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको चाहे इसके लिए थोड़ा सा टाइम और जागना पड़े तो थोड़ा सा एक बार इसको सुन लें, रिवाइज कर लें। मोस्टली इसमें सारे जो NCERT बुक में कॉन्सेप्ट दिए हैं वही यूज़ किए गए हैं, पर इससे आप 100% मार्क्स ला सकते हो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आज डील किए हैं एक एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन ये हर क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। थैंक यू।